नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। पंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में कवर्धा से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर व्यास नारायण चंद्रवंशी, जो चंद्रयान हॉस्पिटल कवर्धा के डायरेक्टर और एंडोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक एवं GI सर्जन है। डॉक्टर व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंसल न्यूज पर। जी, चलिए डॉक्टर व्यास, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का काल है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस वायरस से कैसे हम सुरक्षित रहें। आज इसी विषय पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पिछले दिनों हमने देखा कि कितनी भयानक तस्वीरें हमारे सामने आई। सबसे ज़्यादा परेशान लोग सिलेंडर्स के लिए हुए और अस्पतालों में लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसे में अस्पतालों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ही अहम भूमिका रही है। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के इस दौर में चंद्रयान हॉस्पिटल किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। चूंकि देखिए, फर्स्ट वेव जो आया था लास्ट ईयर, उसमें उतनी समस्याएं नहीं हुई थी जितना भी सेकंड वेव इतने कम समय पे बहुत ही भ्रामक तौर से लोगों को देखने को मिला। तो हमारे अस्पताल में, हमारा कवर्धा का अस्पताल है जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज 50 बेडेड कोविड केयर सेंटर हमने स्टार्ट किया था। ये प्राइवेट अस्पताल है, जी, गवर्नमेंट से परमिशन मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमें कोविड के सेकेंड वेव में हमने अच्छे से काम किया। काफी डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सभी स्टाफ यहाँ पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी मरीजों को जल्दी स्वस्थ करके डिस्चार्ज करने। जी, यानी कि हर हॉस्पिटल की तरह चंद्रयान हॉस्पिटल भी आगे रहा और अपनी जी जान से कोशिश करता रहा कि हर मरीज की जान बचाई जा सके। डॉक्टर व्यास, कई बार देखने को मिला है कि वायरस म्यूटेट होकर सामने आया है। कई सारे वेरिएंट्स के बारे में बात की गई है कोरोना वायरस के। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस को आप किस तरह से देखते हैं? क्या है ये वेरिएंट, क्या म्यूटेंट है? जी बिल्कुल। जैसा कि फर्स्ट वेव में जो आया था वो सामान्य उस समय कोरोना वायरस था जो एंटीजन टेस्ट में या RT-PCR टेस्ट में या ट्रू नॉट टेस्ट में वो चीज हमें पकड़ में आ जाती थी। पर ये जो जी, सेकेंड वेव जो आया उसमें एंटीजन टेस्ट, RT-PCR, ये सब चीजों में ये जो टेस्ट है वो पकड़ में नहीं आया। तो विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये म्यूटेंट और डबल म्यूटेशन की वजह से ये टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रही थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि पेशेंट को सिम्टम्स तो कोरोना के थे, सब बिल्कुल। कुछ कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनको ये चीजें टेस्ट में ना आने की वजह से ये एक चिंता का विषय था हमारे लिए और सभी के लिए। बिल्कुल, सिम्टम्स के आधार पर ये रिकॉग्नाइज करना कि कोरोना वायरस है या नहीं, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। और जिस तरह से आपने सेकेंड वेव की बात कही, तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह की स्थिति हमें 2020 में देखने को मिली, उससे भयानक, उससे भयावह तस्वीरें 2021 में सामने आई। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना वायरस की पहली वेव और दूसरी वेव में क्या अंतर है? इस अंतर को आप किस तरह से देखते हैं? पहली वे में अगर देखा जाए तो हमने जो देखा कि उसमें जो सिम्टम्स थे बेसिकली चेस्ट के सिम्टम्स ज्यादा थे। पेशेंट को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कतें, ये सब सिम्टम्स ज्यादा थे। पर जी, अगर हम सेकंड वेव में देखें तो इसमें जो सिम्टम्स थे वो चेस्ट के अलावा एटिपिकल सिम्टम्स ज्यादा थे, जैसे कि डायरिया होना, स्किन में रैशेस होना, आंखों में जलन होना, चेस्ट हार्ट से संबंधित समस्याएं। और अगर फर्स्ट वेव की बात करें तो उसमें जो उम्र के जो लोगों के थे, जो उम्र दराज लोग थे, जो 60+ थे, जिनको कोमोर्बिडिटीज थी, वो हमको ज्यादा देखने को मिले। पर हम जो सेकंड वेव में देखे इसमें यंगर एज ग्रुप जो 30 to 40 years ओल्ड एज, जो जो यंगर ग्रुप जिनको मानते हैं हम, वो जी, ज्यादा इन्वॉल्व हुई। चेस्ट इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट वेव में हमको ज्यादा देखने को मिली। सेकंड वेव, फर्स्ट वेव में हमको चेस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखने को मिला। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कम हो रहा था, लेकिन जो सेकंड वेव थी उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता था, चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट उसमें काफी ज्यादा थी। तो इसलिए कम समय पे आने की वजह से ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स का, बेड्स का, ये सब की समस्याएं इसलिए बढ़ गई थी। जी, यानी कि म्यूटेट होने के साथ-साथ सिम्पटम्स में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। भयानक सिम्पटम्स और भयानक रूप ये वायरस देता गया। ऐसे में इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन एक हथियार माना जा रहा है। काफ़ी लोग वैक्सीनेशन के लिए स्वयं भी आगे आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी मेरा मानना है कि अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार उपलब्ध है तो ये वैक्सीनेशन ही है। जी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा
हैंड सैनिटाइजेशन, और उससे भी सबसे बड़ा अगर हथियार अभी हमारे पास है जो हमको अभी सबको सुरक्षित रख सकता है, तो मैं मानता हूँ ये वैक्सीनेशन ही है। अभी मैं आप बंसल न्यूज के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी बारी का इंतजार करें और जरूर अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन का लाभ लें, और बिल्कुल वैक्सीनेशन कराना चाहिए। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भ्रम की स्थिति है कि इससे शायद हमको कोरोना हो जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से ये लोगों पे ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र अभी कारगर हथियार है हमारे पास, तो सभी को लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। इससे बिल्कुल भी घबराने से या इसका साइड इफेक्ट को सोच के बिल्कुल भी वैक्सीनेशन से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर व्यास के अनुसार वैक्सीन से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्वयं वैक्सीन आप लगवाएं और कोई दिक्कत इसमें नहीं देखी जाएगी। लेकिन डॉक्टर व्यास, हम लोगों ने देखा है कि कई बार जो पोस्ट वैक्सीनेशन जो सिम्टम्स आते हैं लोगों में, लोगों को बुखार आता है और उससे कई बार लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन करवाने से भी लोग पीछे हट रहे हैं कि पोस्ट वैक्सीनेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान नहीं है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या दवाई ली जाए तो ना ली जाए, कौन सी दवाई ली जाए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन के बाद देखो इम्यून रिएक्शन है, तो वैक्सीनेशन के बाद मैं मानता हूँ सामान्य बुखार एक दिन दो दिन आ सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी अभी वैक्सीनेशन करने के बाद पैरासीटामोल की टैबलेट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको हल्के फुल्के बुखार आए तो घबराइए मत, डरिए मत, और ये टैबलेट एक दिन दो दिन 6-6 घंटे के आड़ में आप गैप में लेके वो बुखार ठीक हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आगे आने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन के लिए भी। डॉक्टर व्यास, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर पूर्णतः फोकस रखा गया है। लगातार लोगों से प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को ख़त्म करने में ये तरीके कितने असरदार हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, सभी की तरफ से शुरू से ही ये बात पिछले साल से ये फोकस की जा रही है कि मास्क है जरूरी, जी। हैंड हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे कारगर तरीके हैं। ये हमको पहले भी फॉलो कर रहे थे, अभी भी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे। और ये बात आप सभी को समझने की आवश्यकता है कि भाई ये मेडिकल में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिवेंशन ही है, हमको कोरोना ना हो बोल के हमको बचाव करना है कि हमको मास्क रेगुलर लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है, पार्टियों, गैदरिंग्स, क्लोज कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका चीज को हमको ख्याल रखना है। क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये हर एक जनता का एक खुद का कर्तव्य बनता है कि खुद संक्रमित ना हो और दूसरों को संक्रमित ना होने दे। बिल्कुल डॉक्टर व्यास, और काफ़ी कारगर साबित हो रहा है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी। इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार बातें उठी हैं कि डबल मास्किंग की तरफ अब लोगों को बढ़ना चाहिए। क्या है डबल मास्किंग? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, डबल मास्किंग ऐसा है कि गांव के लोग सामान्यतः लगाते हैं जो उसको कपड़े का मास्क लगाते हैं। ठीक है, कपड़े का मास्क घर तक के सीमित है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, आप मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, तो मैं समझता हूँ कि N95 मास्क का प्रयोग करें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फिक्स है कि आपको अगर इस सेक्टर में काम करें तो ये मास्क आपको लगाना आवश्यक है। डबल जी। मास्किंग का प्रोटेक्शन लेवल सिंगल मास्क की अपेक्षा ज्यादा होता है। बिल्कुल, यानी कि डबल मास्क जो है वो वायरस के खिलाफ ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में ये सेकंड वेव चल रही है कोरोना की डॉक्टर व्यास, और आने वाले समय में तीसरी लहर की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कई लोगों के द्वारा, और कहा जा रहा है कि बच्चों को तीसरी लहर से सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे में जो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी, मैं आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि पहले से कि तीसरी वेव आएगी कि नहीं इसका तो कोई नहीं जानता, पर ये जरूर है कि हम पहले की अपेक्षा ज्यादा सतर्क रहें, ज्यादा सावधान रहें। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप या प्राइवेट सेटअप की अगर बात करें तो पहले से ज्यादा डॉक्टरों में अनुभव है इस कोरोना को लेके। पहले से अस्पतालें जो है पहले से ज्यादा इक्विप्ड है, जी। वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन बेड से लेकर। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरी वेव आएगी तो हम कैसे करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हमको तीसरी वेव अगर आती भी है तो हम पहले से ज्यादा सक्षम है इस तीसरी वेव और चौथी वेव अगर जी। पे कदम हमको करना चाहिए, ना कि आए और हम उसके लिए डरे
तो मैं समझता हूँ कि तीसरी वेव का हमको सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल, यानी कि तीसरी वेव से भी अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए ये तीसरी लहर खतरनाक कितनी साबित होती है, ये देखना होगा ज़रूर। लेकिन डॉक्टर व्यास के अकॉर्डिंग डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम सावधानियाँ हैं, उनको आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर्स, जिस तरह से डॉक्टर व्यास ने कहा, तो उसका पालन करें। इसके साथ ही डॉक्टर व्यास, हम देखते हैं कहीं न कहीं अगर नॉर्मल बुखार भी होता है, नॉर्मल जुकाम खांसी भी होता है, जिस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसे में भी लोग घबरा जाते हैं और कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में कोविड-19 टेस्ट कब करवाना चाहिए? कब आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपको ये सिम्पटम्स हैं तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए? देखिए, सामान्यतः जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो चेस्ट से संबंधित है। अगर सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार अगर आता है तो सबसे पहली बात तो आप अपने घर में जो जो भी सदस्य है उनसे अपने आप को आइसोलेट करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ जितना जल्दी हो सके आप जल्द से जल्द टेस्ट सेंटर पे जाके अपना टेस्ट कराइए। अगर उस पे एंटीजन में निगेटिव आता है तो आप बिल्कुल आरटीपीसीआर कराइए। अगर आरटीपीसीआर में भी अगर रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने में कई बार समय लगता है, तो मैं समझता हूँ कि आपको तब तक के अपने घर में आइसोलेट रहें। जो भी चिकित्सक आपके नजदीक है उनसे जाके सलाह लें और दवाइयाँ चालू करें शुरुआत से ही। और घर में अगर अगर होम आइसोलेशन आप चूज करते हैं, आपका सैचुरेशन लेवल अगर 94 के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ घर में ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। गवर्नमेंट का ये सुविधा भी है कि आप होम आइसोलेशन में ही रह के ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक रेगुलर 6-6 घंटे में चेक करते रहना है, अपना टेम्परेचर 6-6 घंटे 8-8 घंटे में चेक करते रहना है। और अगर जब भी आपको लगता है कि हाँ मेरा ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, तो बिल्कुल फिर आप 94 से अगर 94 से अगर आपका सैचुरेशन कम होता है, तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जिस तरह से फिर आपने आइसोलेशन की भी बात कही है डॉक्टर व्यास, तो कई बार देखा जाता है कि लोग आमतौर पर घर में रहकर ही ठीक हो रहे हैं। 90% मरीज़ घर में रहकर ठीक हो जाते हैं। 10% में ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अस्पताल जाने की मतलब अस्पताल जाना पड़ता है लोगों को। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आइसोलेशन कब ख़त्म करना चाहिए? इस पर कई बार लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि 14 दिन में क्या वो बाहर निकल सकते हैं, मिल सकते हैं लोगों से। तो ऐसे में आइसोलेशन के लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर जो घर में है, जो होम आइसोलेशन में है, अगर उनके सिम्टम्स पूरी तरह नॉर्मल हो गए हैं और डिजीज ऑनसेट से लेकर अगर 14 दिन उनका हो गया है, तो बिल्कुल वो पब्लिक से मिल सकते हैं एहतियात बरत के। लेकिन आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो भी आगे भी करना है, बिल्कुल, ताकि आप फिर से संक्रमित ना हो। यानी कि आइसोलेशन के बाद भी तमाम एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। डॉक्टर व्यास, कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इस तरह की बीमारी भी सामने आई है जिन्होंने लोगों को काफ़ी डरा दिया है। ब्लैक फंगस के बारे में आपके क्या विचार हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है? जी, ब्लैक फंगस देखिए, इस कोरोना के पहले भी ये ब्लैक फंगस होते थे, पर अभी कोरोना के समय में हम ये ब्लैक फंगस की केसेस थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं। ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो काफी लंबे समय तक ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जिनको था, जो वेंटिलेटर पे थे, जिनको स्टेरॉइड के डोजेस काफी समय तक के देने पड़े, क्योंकि उनके फेफड़े के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थे। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस का केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ब्लैक फंगस को अगर रोकने के लिए भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फिक्स्ड है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ होंगे, मैक्सिलोफेशियल सर्जन होंगे, ईएनटी सर्जन होंगे, न्यूरो सर्जन होंगे। तो जैसे जैसे सिम्टम्स ब्लैक फंगस के अगर दिखते हैं, कि जैसे सामान्यतः अगर आंखों में जलन होना, आंख में दर्द होना, नाक से ब्लीडिंग होना, नाक बंद बंद लगना, कान में दर्द होना, सर में दर्द होना, तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको अगर आता है और अपने अस्पताल से डिस्चार्ज होके आ चुके हैं और आपको ये सब सिम्टम्स आता है, तो मैं समझता हूँ आपको अस्पताल जाके तुरंत इसके चेकअप कराइए। और ब्लैक फंगस की भी इलाज है, ऐसा नहीं है ये लाइलाज है, जी। इसकी भी इलाज पूरी तरह है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है ब्लैक फंगस से। जी, यानी कि ब्लैक फंगस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा सकते हैं। ब्लैक फंगस के साथ साथ सर, वाइट फंगस के बारे में भी जानकारी मिली कि वाइट फंगस इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे वाइट फंगस के क्या सिम्टम्स हैं और उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? जी, ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ही है। मैं समझता हूँ इसके बारे में जो इसके विशेषज्ञ हैं वो बताए तो ज्यादा बेहतर है।
अच्छा, चलिए जिस तरह से हमने देखा सर पिछले दिनों जो व्यवस्थाएं थी वो चरमराई हुई थी और अस्पतालों में लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और ऑक्सीजन की कमी थी और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। ऐसे में आपके हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे थर्ड वेव जो आने वाली है उसका एक बेहतर तरीके से सामना किया जा सके? जी बिल्कुल। देखिए, ये सेकंड वेव जो आया वो इतने जल्दी आया और इतने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और लंग इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि लोगों को समय नहीं मिल पाया, अस्पताल उतने इक्विप्ड नहीं हो पाए कि इस सेकंड वेव में वेंटिलेटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पेशेंट को बहुत ज़्यादा लग रहा था। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ पर अब सभी अस्पताल, गवर्नमेंट सेटअप हो, प्राइवेट सेटअप हो, सभी अस्पताल अपने अपने ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा दिए हैं, वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ा दी है, नर्सिंग की ट्रेनिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, डॉक्टरों की ट्रेनिंग, ये सब बढ़ा दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि अब चुनौती उतनी नहीं है जितनी थी पहले। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि अब जब ये तीसरी लहर आए तब इससे काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से निपटा जा सके और जो तस्वीरें हमने पिछले दिनों में देखी वो दोबारा देखने को ना मिले। सर देखा गया है कई बार कई केसेस में कि कोविड-19 में पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स होते हैं वो लोगों को ज़्यादा परेशानी देते हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस होती है, डाइट पर लोग फोकस नहीं कर पाते हैं सिंस वीकनेस इतनी होती है कि उनको कुछ होश नहीं रहता है। तो ऐसे में कोविड-19 के बाद पेशेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो दोबारा संक्रमित होने से बच सके? जी हाँ, पोस्ट कोविड सिम्टम्स ये अपने आप में अलग विषय है। इसके लिए अभी बहुत सारे निजी अस्पताल, गवर्नमेंट सेटअप में भी पोस्ट कोविड ओपीडीज चालू कर दी गई हैं। पोस्ट कोविड में अभी देखा जा रहा है, कोविड से डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट को 2-2 महीना, 3-3 महीना फीवर आ रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, स्किन में रैशेस हो रहे हैं, स्ट्रोक की समस्याएं आ रही है, हृदय संबंधी समस्याएं आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ओपीडी में चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए और जैसा उसका उचित समाधान है वो डॉक्टर से परामर्श लेके मैं समझता हूँ कि वो ठीक किया जा सकता है। जी, यानी कि और उसके डॉक्टर। बाद भी आपको सावधानियां, जो मैं पहले भी कहा कि जी, आपको सावधानियां बरतनी है। यानी कि डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आप अपने पोस्ट कोविड सिम्टम्स पर काम करें और तमाम कदम उठाए जाएं। चलिए सर जिस तरह से हम तीसरी वेव को लेकर चर्चा कर रहे थे, ऐसे में आमतौर पर देखा जाता है कि परिवार में इस तरह की मेंटेलिटी होती है कि बड़ों को कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों पर जब आ जाए तब थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसे में कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड हैं। उनसे आप तीसरी वेव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं समझता हूँ अभी भी हमको इसके बारे में सिर्फ डरने की आवश्यकता नहीं है, हाँ सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि अभी अस्पतालें सब इक्विप्ड है, मेरे हिसाब से अगर आती भी है तो सब लड़ने को सक्षम है। गवर्नमेंट की जैसी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मेरे हिसाब कि सभी लड़ सकते हैं अगर तीसरी वेव आती भी है। बिल्कुल, इवन सर पोस्ट कोविड में लोग डाइट को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि उनको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। योगा कई सारे डॉक्टर्स योगा करने के लिए भी बोलते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डाइट तो हमेशा हर किसी को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद पेशेंट को वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद भी लंग में फाइब्रोसिस होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो मैं समझता हूँ योगा, प्राणायाम बिल्कुल करना चाहिए। लंग के लिए रेस्पिरोमीटर होता है, स्पायरोमेट्री होता है, ये बिल्कुल करनी चाहिए। विटामिन सी जूस, फ्रूट जूसेस लेनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन अधिक से अधिक होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेस्ट। आपको पर्याप्त रेस्ट करनी चाहिए। और डाइट तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि अपने को कोरोना के लिए कोई है। हाँ जरूर, ये जरूर है कि आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो हर बीमारियों को लड़ने में सक्षम है बैलेंस डाइट। तो मैं समझता हूँ कि पानी अधिक से अधिक पीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन करिए और रेस्ट प्रॉपर मात्रा में लीजिए और अपनी कुछ भी सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करिए। बिल्कुल, सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करिए, हाइड्रेटेड रहिए और एक बैलेंस डाइट पर फोकस्ड रहिए। अंत में डॉक्टर व्यास आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बंसल न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बंसल न्यूज के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से आप ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अभी भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और वैक्सीनेशन, यही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। तो इसे बिल्कुल भी इसे लगाने से कोताही ना बरते। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अभी भी बचने की आवश्यकता है, क्लोज कंपार्टमेंट में जाने से बचे। और वैक्सीनेशन
अधिक से अधिक एक बार और विनम्र मेरी विनती है कि सभी से कि वैक्सीनेशन जरूर से कराएं अपना। बिल्कुल डॉक्टर व्यास, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आपकी सभी बातों को हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे। तो आज डॉक्टर व्यास ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कोरोना काल है तो हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप सभी गाइडलाइंस का पालन करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के उपचार के साथ। तब तक बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।